प्रोटेरोस्पोरेंजिया। जो प्रोटेरोस्पोरेंजिया होता है वो एक यूनिसेलुलर होता है लेकिन क्वानोफ्लैजेलेट के जैसा दिखता है। और पोडीफेरा अगर कभी ना कभी पढ़े होगे तो याद होगा कि पोडीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कौन, क्वानोफ्लैजेलेट। तो दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। दूसरा वैसे ही पेरियपैटस था, नियोपिलिना था, हेमिकॉर्डेट्स था। तो यहां तक हम लोगों ने नाम लिख लिया था। हेमिकॉर्डेट के बाद आता है अपना कौन सा, जो हेमिकॉर्डेट है उसके बाद यहां पे आते हैं हम लोग कॉर्डेटा में। और कॉर्डेटा में अमोसिट लार्वा होता है। तो खैर लार्वा का नाम अभी बता रहे हैं, लिखेंगे उसको थोड़ा देर आगे चल के। अमोसिट नाम का एक लार्वा होता है, ये साइक्लोस्टोमेटा का लार्वा होता है, सिफेलोकॉर्डेटा का स्टेज होता है। यहां पे अगर हम बात करें तो अमोसिट लार्वा जो है वो कनेक्शन दिखा रहा है किसके अंदर, साइक्लोस्टोमेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर। मतलब इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक बता रहा है। मतलब अगर ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में है तो ये एग्जैक्टली सिमिलर होता है किसके जैसा, सिफेलोकॉर्डेटा के जैसा। और इसका एम्ब्रायोनिक स्टेज मतलब सिफेलोकॉर्डेटा का जो एम्ब्रायोनिक स्टेज है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होता है किसके जैसा, साइक्लोस्टोमेटा के जैसा। लेकिन साइक्लोस्टोमेटा बाद में आया है, पहले कौन आया है, सिफेलोकॉर्डेटा आया है। तो ये एक दूसरे का क्या दिखा रहा है, कनेक्टिंग लिंक दिखा रहा है। तो अभी इस एग्जांपल को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एक लॉ नहीं पढ़े हैं, बायोजेनेटिक लॉ को डिस्कस नहीं किया गया है, तो उसमें इस एग्जांपल को बता दिया जाएगा। उसके बाद आया कौन सा, वही लंग फिश है। लंग फिश जो है वो कनेक्टिंग लिंक होता है, जिसको बहुत सारा नाम बताए थे, द सिलिकैंथ बोल सकते हो या फिर तुम उसको बोल सकते हो लैटिमेरिया चैलुमनी बोल सकते हो, है ना। तो वो जो है उसके पास क्या था, उसको लोब फिन भी बोला जाता है। उसके पास जो फिन था वो स्टाउट के नाम से जाना जाता है, स्ट्रॉन्गर होता है, जिसके बारे में बताए थे कि वो पानी से जंप करके जमीन पे आ सकता है और फिर लौट के जा भी सकता है। तो ये दिखाता है कि अब कुछ आने वाला है जो दोनों जगह रह सकता है। तो एम्फीबिया, तो बिलीव किया जाता है कि ये किसका एंसेस्टर होगा, एम्फीबिया का एंसेस्टर होगा। और फिर तो याद होगा ही प्लेटिपस के बारे में और इकिडना के बारे में। प्लेटिपस और इकिडना जो होता है ये दोनों कौन होता है, मैमल होता है, प्रोटोथेरियन होता है, एग लेइंग मैमल होता है। लेकिन ये दोनों एग लेइंग होता है और मैमल होके एग ले कर रहा है, ये रेप्टाइल का फीचर शो कर रहा है। इसका मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, रेप्टाइल और मैमल के बीच का। और आर्कियोप्टेरिक्स तो बता ही दिए हैं, बर्ड और किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, रेप्टाइल्स के बीच का। तो नाम देख लिया जाए सभी लोगों का। तो ये है लंग फिश। ये सारा इसी का नाम है, लैटिमेरिया चैलुमनी। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये हो जाएगा फिशेस, बोनीफिश एंड एम्फीबिया, बोनीफिश और एम्फीबिया। उसके बाद आता है प्लेटिपस। अच्छा एक और नाम है, काइमेरा फिश का नाम सुने होंगे, काइमेरा। जो काइमेरा नाम का फिश होता है ये होता कार्टिलेजनस फिश है। और कार्टिलेजनस फिश होने के साथ साथ जो कार्टिलेजनस फिश होता है ना वो उसके यहाँ पे फ्लैप नहीं होता है। जो बोनी फिश होता है उसके गिल स्लिट्स पे यहाँ पे क्या होता है, फ्लैप होता है, बोन का बना हुआ फ्लैप होता है, ऑपरक्यूलम के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑपरक्यूलम सिर्फ बोनी फिश के अंदर होता है। लेकिन ये काइमेरा कार्टिलेजनस फिश होने के बावजूद इसके पास कौन होता है, ऑपरक्यूलम होता है। तो ये कार्टिलेजनस और बोनी का कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश। उसी तरीके से अगला एग्जांपल यहां पे आ जाएगा, काइमेरा के बाद है प्लेटिपस और इकिडना। प्लेटिपस एंड इकिडना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एग लेइंग मैमल्स, या फिर सीधा लिख देते हैं मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये कुछ एक नाम है जो कि यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एविडेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक जो है वो इस चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा।
तो कनेक्टिंग लिंक को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं चैट सेक्शन है ना। तो यहां पे ये वाला एविडेंस अपना हो चुका है। अब है अपना अगला एविडेंस है, वो है एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायोजियोग्राफी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन किसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी समझ में आ जाएगा। मैमेलियन रेडिएशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझाने वाले जो थे वो थे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, जिनका नाम हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, जिन्होंने मलय आर्कीपेलेगो, जो आज के डेट का इंडोनेशिया है, वहां पे जाके पूरा स्टडी किया था। बस एक लाइन उसके बारे में जानना है कि उन्होंने पूरे धरती को, पूरे अर्थ को लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे 6 रिल्म्स में बांट के पढ़ा है। जो 6 रिल्म्स है, रिल्म्स का मतलब यहां पे पीसेस कहा जाएगा। ये पीसेस कोई छोटा मोटा पीस नहीं है, ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट को जोड़ के एक पीस बना हुआ है, तो इसको रिल्म्स कहा जाएगा। और इस रिल्म्स में बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाएगा। तो बोलोगे इसका फायदा क्या है, तो 2 चीज इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज हम समझ सकते हैं कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे हम लोग बात करें कंगारू, जो कंगारू होता है यानी कि जो मार्सुपियल मैमल होता है, मार्सुपियल हम किसको कहते हैं, एनिमल किंगडम में तो पढ़ाया जाएगा, यहां पे बात कर लेते हैं। मार्सुपियल हम उस हर एनिमल को कहते हैं जिसके एब्डोमेन में एक छोटा सा पाउच होता है, उस पाउच को कहा जाता है मार्सुपियम। और उस पाउच में वो अपने बच्चे को रखता है जब तक कि वो बच्चा उसका इंडिपेंडेंटली सर्वाइव ना कर सके, मतलब हाइड करके रखता है, बच्चे को छिपा के रखता है। उस बैग को कहते हैं मार्सुपियम, और बैग वाले एनिमल को कहते हैं मार्सुपियल। ये मार्सुपियल सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। इसका क्या कारण है, वो इसी बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से समझ में आता है। और दूसरा, एलिफेंट जो है वो कहां कहां पाया जाता है। एलिफेंट जो है वो एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन जैसा एनवायरमेंट एशिया का है वैसा ही एनवायरमेंट अफ्रीका का है, और वैसा ही एनवायरमेंट जो है वो ब्राजील का है। तो देखो, एशिया में है, अफ्रीका में है, लेकिन ब्राजील में उसके जैसा भी कोई नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे कुछ और साइंस हुआ होगा, तो इसको भी यही समझाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एलिगेटर का, एलिगेटर जो क्रोकोडाइल के दिखने वाला प्रजाति होता है, जैसे क्रोकोडाइल है वैसे ही एलिगेटर होता है, वैसे ही गैवियलिस होता है, ठीक है। तो जो एलिगेटर होता है, अगर उसकी बात की जाए तो एलिगेटर जो है वो साउथ ईस्ट यूएस में दिखाई देगा, मतलब ईस्टर्न यूएसए में दिखाई देगा। इसके अलावा जो एक्सटर्नल चाइना है उसमें दिखाई देगा, लेकिन बाद में कहीं भी इंटरवेनिंग एरियाज में कहीं भी, कहां यूएस है और कहां चाइना है, इन दोनों में दिखाई देगा, लेकिन बीच में जो रीजन है वहां कहीं नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब इसका भी साइंस कहीं ना कहीं बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ऐसे और भी 2-4 एग्जाम्पल है, वो लिखने के दौर में हम लिख देंगे। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में हो रहा है, जैसे ह्यूमन का कॉन्टिन्यूअस है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, यूएस में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस का, यहां है वहां है, लेकिन इसी दोनों के जैसा यहां नहीं है, या फिर यहां है वहां है, अब बीच वाले कहीं पे भी उसके जैसा भी कोई नहीं है, यानी कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है सिर्फ वही है और धरती के किसी भी कोने पे वो नहीं है। जैसे कंगारू, कंगारू सिर्फ कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है और वो कहीं नहीं है। तो इसको समझाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पैंजिया कॉन्सेप्ट। और पैंजिया कॉन्सेप्ट तो तभी समझ पाएंगे जब हम पढ़ पाएंगे कौन सा, एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफी। एविडेंस ऑफ बायोजियोग्राफी। According to this evidence, biogeographical distribution has been studied. बायो मतलब लिविंग सिस्टम, ज्योग्राफी तो तुमको पता ही है, धरती का जो हर एरिया होगा रीजन वाइज उसको हम लोग ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मिनरल्स वगैरह के बारे में बात नहीं करना है, यहाँ लिविंग सिस्टम के बारे में बात करना है। तो ये बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस डिस्ट्रीब्यूटेड द रीजन ऑफ अर्थ
इन 6 रिल्म्स। आज तक रिल्म्स का नाम तो नहीं पूछा है, लेकिन बस नाम नाम लिख लेते हैं, उसके आगे कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 6 रिल्म्स which were Nearctic, Palearctic, Neotropical, Ethiopian, Oriental, ऑस्ट्रेलियन। ओरिएंटल में ही कौन प्रेजेंट है? एशिया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको याद करने के चक्कर में उतना समय बर्बाद नहीं करना है, एक बार देख लेना है कि हाँ ऐसा कुछ था। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने ये काम किया था, ये लाइन जरूर ध्यान रहना है, बाकी ये सब नाम याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बार याद रहे ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया, वैसे आएगा तो नहीं, ये तो गारंटी है, अभी तक का तो नहीं आया है, अगर आ गया तो ध्यान रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ सुना हुआ तो था, क्वेश्चन तो इस पे नहीं बनेगा, ये तो तय बात है। ये लाइन बस काफी है हमारे लिए कि अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने बायोजियोग्राफिकल के बिहाफ पे जो है वो क्या किया था, स्टडी किया था। पैंडा ओनली इन चाइना, हाँ वो भी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी बताएंगे, पहले ये तो पढ़ लो। तो ये तो क्लियर हो चुका है अपना। अब इससे क्या फायदा हुआ? तो फायदा यही हुआ कि वो दो प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है डिसकंटिन्यूअस वाला और एक है रिस्ट्रिक्टेड वाला, वो हम लोगों को समझ में आया। तो कैसे इन्होंने समझाया? तो इन्होंने, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है, दो एग्जांपल है एनसीईआरटी में। एक एग्जांपल साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका लेके समझाया है और एक एशिया ऑस्ट्रेलिया। हालांकि एशिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में उतना डिटेल में नहीं समझाया है, तो हम क्या करेंगे, एशिया ऑस्ट्रेलिया को ही समझेंगे। एग्जांपल उसका भी दिया है, तो हम लोग एशिया ऑस्ट्रेलिया समझ लेंगे, उल्टा वाला साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। तो कोई एक को देखा जाए यहां पे, तो किस तरीके से यहां पे समझाया गया है। इनके अनुसार ये कहा गया, इनके अनुसार क्या, वो बाद में प्रूव भी हो गया है। माना यह जाता था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो अर्थ का जितना भी लैंड एरिया था, जमीन वाला एरिया था, वो सब एक साथ ही था, अलग अलग नहीं था, सब एक साथ था। और इस जमीन के चारों तरफ कौन था? वाटर ही वाटर था, है ना। आज के डेट में क्या है कि वाटर जो है, जैसे एशिया मैप पे देखोगे तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और बीच में पूरा ओशियन है। इधर एशिया है, उधर अमेरिका है, बीच में पूरा ओशियन है। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि एशिया के साथ यूरोप जो है वो कंटिन्यूएशन में है, रसिया की मदद से कंटिन्यूड हो जाता है, लेकिन उस बीच बीच में भी कहीं ना कहीं सी आ जा रहा है, समुद्र आ जा रहा है। तो ये ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था कि जितना भी जमीन वाला एरिया था ना, सब एक साथ था, और जितना भी पानी वाला एरिया था वो सराउंडिंग में प्रेजेंट था। इसको पैंजिया कहते थे। जो जमीन वाला एरिया था, जो एकदम बीच में था, बीच में कहने का मतलब ये नहीं कि सेंटर में है, कहीं भी हो, तो वो जो जमीन का टुकड़ा सब एक साथ था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैंजिया कहते थे। बाद में यह कहा गया कि यहां पे क्या होता था, जो पैंजिया था, जमीन का टुकड़ा था, उसमें लेयर्स होते हैं, तो लेयर्स को टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जाना जाता है। वो सेपरेट होता था, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, मोल्टन मास के इजेक्शन की वजह से वो कमजोर पड़ जाता था, सेपरेट होता था। और जब वो सेपरेट होता था ना, तो पानी तो पूरा बीच में भरा हुआ है, और सोचो जरा, ये सेपरेट होगा तो पानी इस बीच में आएगा कि नहीं आएगा? इस बीच में पानी आएगा, और ये सेपरेट हुआ और 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 सेपरेट हुआ, तो ये दोनों जमीन का टुकड़ा क्या हुआ? बिल्कुल अलग हो गया। और बीच में कौन आ गया है? ओशियन आ गया है, पानी आ गया है। ये पानी कोई छोटा मोटा पानी नहीं, ओशियन का पूरा फॉर्मेशन हो गया बीच में। तो ये वाला टुकड़ा इधर आ गया, ये वाला टुकड़ा इधर आ गया। ये टुकड़ा एक्चुअली में बहते हुए नहीं गया है, ये था वहीं, ये बीच में एक्चुअली में पानी आ गया है, जिस वजह से ये दोनों जो है जमीनी लेवल पे अब जुड़ा हुआ नहीं है। और यही था एशिया ऑस्ट्रेलिया का कहानी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया पहले क्या था? साथ था, मतलब ऐसा कोई जमीन का लेयर नहीं था जो उन दोनों को कनेक्ट ना करता हो, बिल्कुल कनेक्टेड था। ऐसा कोई एशिया और ऑस्ट्रेलिया करके नाम ही नहीं था, दोनों एक ही चीज था। लेकिन हुआ क्या कि टेक्टोनिक प्लेट के सेपरेट होने की वजह से दोनों क्या हो गया? अलग हो गया। और अलग होने की वजह से वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म का क्या होने लगा? डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। वही चीज यहां पे हम समझने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all land part of earth previously was united together
and was called Pangea, and was called Pangea, सब एक साथ था, उसका नाम था Pangea. Surrounded by oceans, सराउंडेड बाई ओशियन, ये ओशियन से क्या हो गया था, सराउंडेड था, ठीक है. लेटर ऑन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट लैंड पीसेज सेपरेटेड, ये सेपरेट हुआ बाय ओशियंस, ठीक है. तो ओशियंस के माध्यम से या ओशियंस का छोटा फॉर्म जो है उसके माध्यम से ये क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है, लैंड पीस सेपरेट हो रहा था. और इसी का एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल हमें जानना है, एक साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, और एक जानना है हमें किसके बारे में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया. अब पहले तो सेपरेशन वाला काम होगा, और फिर सोचो जरा एक लेवल और आगे बढ़ जाओ तो क्या होने वाला है कि जैसे यहां पे ये पैंजिया है, ये सेपरेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये यहां पे सेपरेट हो गया. अब यहां पे क्या है कि ये वाला भी पैंजिया कांसेप्ट था, ये भी सेपरेट हो रहा है, ये भी सेपरेट हो रहा है. अब ये दोनों सेपरेट है ना, हो सकता है कि आगे चल के प्लेट ऐसा सेपरेट होगा कि इधर से धक्का लगेगा तो ये दोनों आके आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा. यानी कि यहां जुड़ने का भी चांस है और सेपरेशन का भी चांस है. तो एशिया ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल जो है वो सेपरेशन का है, और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का जो एग्जांपल है वो किस चीज का है, कनेक्शन का है. ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पहले अलग अलग था, जिस वजह से मैमल्स जो था वो ज्यादा बेटर इवॉल्व किया था कहां पे, तो साउथ अमेरिका में, और बाद में नॉर्थ अमेरिका में कम इवॉल्व था. बाद में क्या हुआ कि जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका मैच हुआ तो इसका मैमल ओवर राइड कर गया, मतलब डोमिनेट कर गया किसके ऊपर, उसके मैमल के ऊपर. यानी कि उसके सारे स्पीसीज को खत्म कर दिया और डोमिनेटिंग किसका हो गया, इसका मैमल हो गया. मतलब कुल मिला के बात यह है कि दो जमीन का अलग अलग टुकड़ा, यहां अलग इवोल्यूशन हो रहा है, यहां अलग इवोल्यूशन हो रहा है. लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के सेपरेशन की वजह से माहौल कुछ ऐसा बना कि इन दोनों को धक्का दे दे के ये दोनों क्या हो गया है, सही साथ हो गया. तो इसके ऊपर का मैमल, इसके ऊपर का मैमल, जब दोनों एक जमीन के टुकड़े पे आया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या हुआ, इंटरवेन किया, और जब इंटरवेन किया तो इसका मैमल जो है साउथ अमेरिका का वो ओवर राइड कर गया, डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर. तो ये जो है वो कहानी किसका था, पैंजिया कॉन्सेप्ट का था. और एशिया ऑस्ट्रेलिया की वजह से किसका इवोल्यूशन हुआ है, कंगारू का हुआ है. तो उसको देखते हैं एशिया ऑस्ट्रेलिया वाला मामला कैसे होगा. ऑल्सो लेटर ऑन देयर आर chances of mixing या togetherness two different land base. ठीक है, तो यहां पे आप देखते हैं कि किस तरीके से हुआ होगा. तो यहां पे एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे जमीन का ये एक रीजन था, ये पूरा देखो जमीन जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है. ये बीच में इसलिए बनाया गया है क्योंकि बीच में यहीं पे हम बताने वाले हैं प्लेट सेपरेट होने वाला है. तो ये दोनों एक रीजन था. फॉर एग्जांपल आज का एशिया ये है और आज का ऑस्ट्रेलिया ये है. ठीक है, तो एशिया को माना जाता है कि इट इज द मेन लैंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ किसका, मैमल. मैमल के मेन लैंड का जो मतलब इवोल्यूशन का जो मेन लैंड है, जहां पे मैमल सबसे ज्यादा इवॉल्व किया है, वो एशिया में इवॉल्व किया है. तो एशिया में अगर इवॉल्व किया है तो यहां पे माना जाए. अब मैमल में सबसे पहले कौन सा मैमल आया है, तो मैमल में आया है प्रोटोथेरियन नाम का मैमल. प्रोटोथेरियन किंगडम में उसका भी नाम आता है. प्रोटोथेरियन जो होता है वो एग लेइंग मैमल होता है, जिसका अभी एक दो एग्जांपल हम लिखे हैं, इकिडना और प्लेटिपस, ये सब एग लेइंग मैमल होता है. तो प्रोटोथेरियन पहले आया. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया है प्रोटोथेरियन, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं. प्रोटोथेरियन प्रोटोथेरियन सब पूरा एक जमीन का टुकड़ा है. तो प्रोटोथेरियन सब जगह माइग्रेट करेगा कि नहीं करेगा. प्रोटोथेरियन यहां भी जाएगा, प्रोटोथेरियन यहां भी जाएगा, प्रोटोथेरियन यहां भी जाएगा. तो ये प्रोटोथेरियन सब जगह क्या हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है. प्रोटोथेरियन यहां भी जाएगा, प्रोटोथेरियन यहां भी जाएगा. प्रोटोथेरियन पूरे के पूरे लैंड एरिया पे क्या कर चुका है, माइग्रेट कर चुका है.
फिर इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे रह रह के किसका, मेटाथेरियन का। मेटाथेरियन मार्सुपियल का दूसरा नाम होता है, और ये मेटाथेरियन जो है वो भी आया और वो भी क्या किया, सब जगह माइग्रेट कर रहा है। मेटाथेरियन यहां भी जा रहा है, मेटाथेरियन यहां भी जा रहा है, मेटाथेरियन यहां भी आ रहा है। उसी तरीके से और भी मेटाथेरियन होंगे, वो इस तरीके से यहां पे इवॉल्व कर रहे हैं। तो मेटाथेरियन सब जगह इवॉल्व कर चुका है। यहां तक मामला सही था क्योंकि इनमें कोई कार्निवोरस वाला मामला नहीं था। अब आता है किसका इवोल्यूशन होता है, यूथेरियन का। लेकिन यूथेरियन के इवोल्यूशन से पहले हुआ क्या कि यहां का टेक्टोनिक प्लेट सेपरेट हो गया, और टेक्टोनिक प्लेट सेपरेट होने की वजह से यहां पे कौन सा बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया, वाटर बॉडीज। तो यहां पे ओशियन आ चुका था, यहां पे जो है वो क्या आ गया, ओशियन का डेवलपमेंट हो गया, फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि पानी तो ये पूरा व्हाइट वाला जो कलर है वो पानी ही था। जैसे ये अलग होगा तो पानी पूरा भर जाएगा, तो पानी यहां भर चुका था, तो ये आ चुका है। अब ये लैंड और वो लैंड अलग हो चुका था। ये लैंड एशिया है और वो लैंड ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो है वो कौन है, ओशियन है। ये दोनों को सेपरेट किया जा चुका था। अब दोनों सेपरेट हो गया है। अब कौन इवॉल्व हुआ, यूथेरियन। मेन लैंड ऑफ इवोल्यूशन कौन है, एशिया है, तो यूथेरियन कहां आएगा, एशिया में। और यूथेरियन इवॉल्व होता है, और यूथेरियन पूरे के पूरे एशिया में हर जगह क्या होता है, फैल जाता है। यूथेरियन पूरे के पूरे एशिया में हर जगह क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं पाता है, इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि बीच में कौन है, ओशियन है। तो ये पूरे के पूरे एशिया में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, यहां एडेप्टिव रेडिएशन का भी कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये पूरा फैल चुका है। अब देखना यहां पे क्या होने वाला है कि यूथेरियन कार्निवोर्स था, जैसे ही ये आया ये मेटाथेरियन को मार के खा गया, ये प्रोटोथेरियन को मार के खा गया, ये मेटाथेरियन को मार के खा गया, ये प्रोटोथेरियन को मार के खा गया, ये मेटाथेरियन को मार के खा गया, ये प्रोटोथेरियन को मार के खा गया, ये प्रोटोथेरियन को मार के खा गया। कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ, याद करो लास्ट वाले क्लास में एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में 2 पॉइंट बस बता के गए होंगे, और वो 2 पॉइंट ये था कि एडेप्टिव रेडिएशन उन्हीं जगहों पे होता है जहां कंपटीशन ना हो, जहां या तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं या फिर कंपटीशन का एक्सटिंक्शन हो गया हो। तो यहां बताओ कंपटीशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल कंपटीशन है। तो क्या यहां एडेप्टिव रेडिएशन होगा, कभी संभव ही नहीं है। तो यहां एडेप्टिव रेडिएशन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मेटाथेरियन इवॉल्व कर सकता था, प्रोटोथेरियन इवॉल्व कर सकता था, लेकिन जब यूथेरियन से उसका कंपटीशन हुआ ना, तो वो इवॉल्व हो उससे पहले वो उसको खत्म कर दिया था। यानी कि यहां पे इसका इवोल्यूशन संभव नहीं था। लेकिन यहां क्या यूथेरियन आया, यहां यूथेरियन नहीं आया। वो तो ह्यूमन बहुत दिन बाद बना है, और ह्यूमन के बनने के बाद जो है ह्यूमन ने एडवांसमेंट किया, जहाज वगैरह का फॉर्मेशन किया, तब खुद गया और अपने साथ बहुत सारा यूथेरियन को लेके भी गया। लेकिन उसके पहले कोई भी यूथेरियन यहां पे नहीं था। तो यहां पूरा एकदम खुला एरिया मिल चुका था किसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो डेवलपमेंट के लिए मिल चुका था प्रोटोथेरियन और मेटाथेरियन। तो बताइए क्या कंपटीशन था, नहीं था। तो मेटाथेरियन एक जगह पे, यहां तो खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म। मेटाथेरियन एक जगह से अलग अलग जगहों पे क्या करेगा, माइग्रेट कर करके अलग अलग फॉर्म का इवोल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल इवोल्यूशन करेगा। तो आज के डेट में जो मार्सुपियल रेडिएशन है, मेटाथेरियन का रेडिएशन है, वो सिर्फ कहां संभव है, ऑस्ट्रेलिया में संभव है। उसका कारण समझ में आया, उसका कारण यह है कि पहला तो यह हो गया कि इन दोनों का सेपरेशन हो गया, और दूसरा यहां कंपटीशन के ना होने की वजह से ये पूरा एडेप्ट किया कि नहीं किया, तो बिल्कुल एडेप्ट किया। तो यही था किसके बीच का कहानी, मेटाथेरियन, और किसके पीछे का कहानी, प्रोटोथेरियन। हालांकि एनसीईआरटी में इसका चर्चा किया है, इसलिए हम बार बार यही वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के भी क्वेश्चन में अगर आएगा तो इसी के बारे में ज्यादातर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो इसको इग्नोर ही कर देना है, दोनों के बारे में सेम कहानी है। इसको भी पूरा मौका मिला इवॉल्व करने का, और इसको भी पूरा मौका क्या मिला, इवॉल्व करने का। तो ये था किसके बारे में, ऑल अबाउट द कंसेप्ट बिहाइंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सेम कहानी किसका हुआ था, तो सेम कहानी हुआ था नॉर्थ अमेरिका और किसका, साउथ अमेरिका का। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका में हुआ यही था। प्रोटोथेरियन क्या है, प्रोटोथेरियन एग लेइंग मैमल का नाम है ना, प्रोटोथेरियन एग लेइंग मैमल का नाम है, मेटाथेरियन मार्सुपियल्स का नाम है, और यूथेरियन में हम सब लोग आते हैं। प्लेसेंटल मैमल को यूथेरियन कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि अब यहां पे क्या होगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में क्या हुआ कि ये नॉर्थ अमेरिका था और ये जो है वो क्या था, साउथ अमेरिका था। ये दोनों अलग अलग था, सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज,
सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज या फिर ओशियन लिख सकते हैं। ठीक है, लेटर ऑन माहौल कुछ ऐसा बना कि इधर साइड जो इसका जमीनी टुकड़ा होगा उसमें प्लेट सेपरेट करता होगा, तो ये थोड़ा इधर खिसकता होगा, ये भी थोड़ा इधर खिसकता होगा, दोनों खिसकते 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 आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। यानी कि लेटर ऑन वाटर बॉडीज दोनों का क्या हो गया, गायब हो गया। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे का इंटरवेनिंग एरिया बन गया कि नहीं बन गया, ये बिल्कुल इस तरीके से जुड़ चुका है। तो ये रहा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये रहा साउथ अमेरिका। अब बताओ यहां का एनिमल यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां का एनिमल यहां जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर दोनों एक दूसरे में आराम से क्योंकि जमीनी लेवल जुड़ गया ना दोनों का, अब आराम से अगर आ जा सकेगा तो यहां का जो डोमिनेटिंग फीचर था वो इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, और डोमिनेंट हो गया तो आज के डेट में इसका मैमल लगभग गायब के बराबर है और इसका डोमिनेटिंग वेराइटी पाया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ये भी जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, बायोजियोग्राफी। तो ये सब हम कैसे समझा पा रहे हैं, हम या कहीं भी किसी भी किताब में ये कैसे बता देता है, या एनसीईआरटी जो डायग्राम बना के लिख दिया है कि ऐसे ऐसे करके रेडिएशन हुआ होगा, ये संभव कब हुआ होगा, जब पता चला होगा तब ना कि ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू है और कंगारू कहीं और नहीं है। ये भी कैसे पता चला होगा, ये तभी पता चला होगा जब लोगों ने फॉसिल के माध्यम से स्टडी किया होगा। हम कैसे बोल दिए कि एशिया इज द मेन लैंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैमल, यूं ही थोड़ी सपना आया होगा। मेन लॉजिक ये रहा होगा कि जब एशिया के जमीनी लेवल पे जाके स्टडी किया गया होगा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे उसको जब पढ़ा हो गया होगा और वहां से जो फॉसिल्स को निकाला जा रहा है उसको बार बार स्टडी किया गया होगा, तो पता चला होगा कि सबसे पुराना तक जो फॉसिल मिल रहा है वो एशिया की जमीन से मिल रहा है, पहली बात। और वो जमीन एशिया का है ये तुमको पता तभी ना चलेगा जब तुमको ज्योग्राफी का ज्ञान होगा। अगर ज्योग्राफी का ज्ञान ही नहीं होगा तो जमीन किसका है ये कहां से पता चलेगा। तो पहला बात तो बायोज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा जमीन का ज्ञान ही करके क्या कर लोगे जब फॉसिल ही नहीं मिलेगा, तो दूसरा फॉसिल भी होना चाहिए। यानी कि दोनों ही होना क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक के पढ़ाए गए एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एविडेंस कौन है, पैलियोन्टोलॉजी अलोंग विथ बायोजियोग्राफी। अगर दोनों को हम साथ मिला के पढ़ेंगे तो हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉसिल बताता है कि कौन था, कब आया था, और बायोजियोग्राफी बताता है कि कहां आया था। तो यही तीन सवाल हमारे दिमाग में होता है ना कि कौन था, कब आया था और कहां आया था। तो कौन और कब कौन बता दिया, फॉसिल बता दिया, और कहां कौन बता दिया, बायोजियोग्राफी बता दिया। तो दोनों को साथ ही पढ़ा जाता है। एक्चुअली में ह्यूमन इवोल्यूशन में तुमको समझ में आने लगेगा बातें कि हम जो बोलेंगे कि अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था तो एशिया में, तो ये अफ्रीका, एशिया या ये माउंटेन का नाम, शिवालिक हिल्स का नाम, ये सब नाम कहां से पढ़ा होगा, बायोजियोग्राफी से पढ़ा होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं हम। दो केस है। केस 1, इनिशियली land region of Asia and Australia was क्योंकि वो वेल डेवलप्ड था इसलिए किया, और क्यों करेगा। इनिशियली लैंड रीजन ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट सेपरेटेड by ocean, as mainland of evolution of mammals was Asia, so Prototherian and Metatherian evolved on Asia and also easily spreaded to different regions as well as to Australia.
क्योंकि अभी वो दोनों सेपरेट नहीं हुआ था। बट नाउ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, बट नाउ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, यहां पे क्या हो रहा है कि ये इवॉल्व कर रहा है। बट नाउ ड्यू टू सेपरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड रीजन separated by oceans, later on यूथेरियन, जो कि कैसा होता है, कार्निवोर्स, evolved on Asia, which competed with Prototherian and Metatherian thus only Eutherian survived in Asia। सिर्फ यहां पे यूथेरियन जो है वो क्या कर पाया, सरवाइव कर पाया। लेकिन उल्टा कहानी ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन था नहीं, जिस वजह से क्या हुआ कि वहां पे कौन सरवाइव कर रहा था, तो वहां सरवाइव कर रहा था मेटाथेरियन। बट इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू absence of competitions, Metatherians and Prototherians evolved। Similarly, case 2, South America and North America initially separated by oceans, but later on their land region combined। Due to this, mammal of South those of नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल वहां पे दे रखा है। हालांकि एक का एक्सप्लेनेशन हमने पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब इस एक्सप्लेनेशन के बीच से कहीं से भी सवाल आए, मेनली तो आएगा यही नाम पे ही आएगा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्या समझाता है, तो पैंजिया कॉन्सेप्ट, और ये भी क्या समझाता है, तो पैंजिया कॉन्सेप्ट। दोनों का लॉजिक यही है, मतलब दोनों में चीज एक ही हुआ है, बस फर्क ही इतना जरूर रखना, ये दोनों जुड़ा है और वो दोनों क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। तो बस यही था ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में, द अमेरिका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका वाला कंसेप्ट, और दूसरा कंसेप्ट कौन सा था, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्सेप्ट। यहां पे बाय हेल्प ऑफ बायोजियोग्राफिकल
evidence following distribution can be explained. Can be explained. पहला, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कहीं है और कहीं नहीं है। इसको कैसे समझा सकते हो? तो इसको समझाएंगे कि जब पैंजिया कंसेप्ट सेपरेट हो गया होगा, धरती का ये टुकड़ा अलग हो गया होगा और धरती का ये टुकड़ा अलग हो गया होगा, तो यहां इवॉल्व हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। जरूरी थोड़ी है कि दोनों का एनवायरमेंट सेम है तो होगा ही होगा, नहीं होगा। और अगर कोई बोलेगा रेस्ट्रिक्टेड कब होगा, तो वो जब सबसे अलग हो गया होगा, तो वहां कंपटीशन ना होने की वजह से सिर्फ वही इवॉल्व हुआ होगा और बाकी जगह कंपटीशन होने की वजह से उसको क्या कर दिया गया होगा, खत्म कर दिया गया होगा। जो अभी कंगारू के बारे में बताए हैं, एशिया में उसको मार दिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो सर्वाइव किया कि नहीं किया। तो ये दो तरीके से इसके माध्यम से समझाया जा सकता है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इन विच organisms are present in some areas but not present in neighbor areas or environmentally similar area. Environmentally similar area। रुको पहले एक मिनट, है ना। तो यहां पे जो है वो इन्वायरमेंटली सिमिलर एरिया में जो है वो क्या हुआ कि नहीं दिखाई देता है। एग्जांपल्स देख लिया जाए तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा है ना। तो इसका जो एग्जांपल होता है, अगर उसकी बात की जाए तो एग्जांपल में वही एलिगेटर। एलिगेटर में बोला गया है कि साउथ ईस्टर्न यूएस में होगा और एक्सटर्न चाइना में होगा, लेकिन बीच वाले रीजन में कहीं भी नहीं होगा। दूसरा बताया गया कौन सा, वही मैंगोलिनाज हो गया, ट्यूलिप्स हो गया, सेसेफ्राज हो गया, प्लांट है ये सब जो है सेम है कंडीशन, एलिगेटर वाला ही मामला है। ये ईस्टर्न यूएस में होता है, एक्सटर्न चाइना में होता है, लेकिन बीच वाले रीजन में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बताया गया, कैमल और लामा के बारे में। जो कैमल है वो कहां पाया जा रहा है, तो एशिया में पाया जा रहा है। और इसी के जैसा वैरायटी जो होता है लामा वगैरह, वो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में पाया जाता है, लेकिन बीच में कहीं भी कोई भी इंटरवेनिंग जो है कहीं भी ये पाया नहीं जाता है। उसी तरीके से एलिफेंट के बारे में समझा सकते हैं कि एलिफेंट जो है वो एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन इस दोनों के जैसा सिमिलर इन्वायरमेंट ब्राजील है। ब्राजील एक देश है जो यूएस के नीचे वाले रीजन में पाया जाता है, सिमिलर इन्वायरमेंट वाला कंडीशन है, वहां नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये सब एग्जांपल जो है वो किसका है, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनमें से किसी एग्जांपल के बारे में पूछेगा तो सीधा पहले तो यही पूछेगा डिसकॉन्टिन्यूअस कौन है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है पूछेगा। तो डिसकॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल मार के आ जाएंगे, जो एग्जांपल दिया होगा इनमें से यही में से कुछ रहेगा तो वो अपना टिक हो जाएगा। और अगर मान लो एक्सप्लेनेशन आ भी गया तो बस यही है, सेपरेशन होने के बाद इवॉल्व हुआ होगा तभी तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर सेपरेशन से पहले इवॉल्व हुआ था तो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता, सेपरेशन के बाद हुआ होगा। तो ये जो है वो कौन सा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो पहला, प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट एट एशिया अफ्रीका but not in Brazil, environmentally similar। ये एनवायरमेंटली सिमिलर है, यहां नहीं है, बाकी जगह है। तो ये एग्जांपल है डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का। कैमल, लामा, नॉर्थ अमेरिका, बाकी दोनों में से कोई कहीं नहीं है।
एलिगेटर, मोंगोनिलाज, सेसेफ्राज, tulips present in southeastern USA and eastern चाइना। बाकी ये कहीं भी पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे, जो एग्जांपल किस बात को सजेस्ट करते हैं, ये एग्जांपल सजेस्ट करते हैं डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो ये डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को समझाता है बाय द हेल्प ऑफ पैंजिया कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये वाला चीज जो हो गया, जो पाया जाता है वो लेके गया हुआ है, नेचुरली वहां नहीं पाया जाता है। अब है दूसरा यहां पे सेकेंड वाला, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन distribution of certain organisms restricted at particular area, restricted at a specific area means they are only present in these areas। इसके तो एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन बता ही दिया गया है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ पाउच्ड मैमल, या इसको बोलो मार्सुपियल, या बोलो मेटाथेरियन इन ओनली ऑस्ट्रेलिया, ओनली ऑस्ट्रेलिया। रीजन पहले ही समझाया जा चुका है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एग लेइंग मैमल, presence of egg laying mammal only in ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ एक एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्टेड का था और ये कुछ एग्जाम्पल डिसकंटीन्यूअस का था। दोनों को अगर मेन चीज उसका पढ़ा जाए तो ये सब पहले ही पता बताया जा चुका है, रीजन उसका कि इन्हीं कारणों की वजह से ये क्या हुआ होगा, इवॉल्व हुआ होगा। तो बस यही था एविडेंस ऑफ किसका, बायो जियोग्राफी। ठीक है, तो बायो जियोग्राफी के माध्यम से ये सारा एविडेंस हमें पता चलता है। फिर अगला एक लास्ट एविडेंस है, वो एविडेंस है कौन सा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे वहां पे क्या होता है, पता चलता है कि कौन किसका एंसेस्टर रहा होगा, कौन किसका डिसेंडेंट रहा होगा। तो अगला है, लास्ट है, वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी करना है। करने का मतलब है कि एम्ब्रियो मतलब जो डेवलपिंग चीज है उसको पढ़ना है, लॉजी का मतलब स्टडी हो गया। तो जाइगोट जो बना है वो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, और एम्ब्रियो आगे चल के जो है वो किस तरीके से फीटस या न्यू बॉर्न का डेवलपमेंट करेगा, और अगर इनडायरेक्ट वाला है तो किस तरीके से लार्वा का डेवलपमेंट होगा, ये सारा हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो वो स्टडी करना होता है, तो रिसर्चर ने स्टडी कर रखा है, उनका कंक्लूजन हमें जानना है कि क्या क्या कंक्लूजन निकला। तो उन्होंने किया क्या, सिंपली ना कि जितना भी लिविंग सिस्टम है आसपास वाला या दूर दूर वाला रैंडम चुना उन्होंने, और चुनने के बाद सबके एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ना चालू किया। और जब उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ा तो देखा क्या उन्होंने कि लगभग जो वर्टिब्रेट होता है, लगभग वर्टिब्रेट का एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करने के बाद पता चलता है कि सबके अंदर पहले जाइगोट बना,
फिर मोडुला बनता है, फिर ब्लास्टुला होता है और फिर गैस्ट्रुला होता है। यानी कि जो हम लोगों के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, सिमिलर टाइप का होता है। मोडुला का बनना सबके अंदर, ब्लास्टुला का बनना सबके अंदर, और सेम तरह का थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होना, बस थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होना। जैसे किसी के पास एग का यॉक का मात्रा ज्यादा है तो टीलोलेसिथल हो जाएगा, मतलब वो जो है वो पूरा का पूरा नहीं बांट पाएगा। और अगर मान लो कि किसी के पास जो है वो एकदम ना के बराबर है या फिर एकदम कम है तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा एकदम क्या होगा, वहां पे जो क्लीवेज का फ्यूडो होगा वो पूरा डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से वहां पे होने वाला है। किसी का सेंटर में लोकेटेड होता है, किसी का एक पोजीशन पे लोकेटेड होता है, तो टीलो हो जाएगा, सेंट्रो हो जाएगा, आइसो हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, मतलब समय लेसिथल लगाते चलना है। तो ये सारा कंडीशन जो है वो यहाँ पे बन के तैयार होगा। ठीक है, जिसके भी रिप्रोडक्शन चैप्टर अभी नहीं हुआ होगा उसको पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जिसके हो गया है वो समझ रहे होंगे। तो यॉक के मात्रा को हम लोग लेसिथिन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यॉक नहीं है तो ए लेसिथल, अगर मान लो कि बहुत कम है तो माइक्रोलेसिथल, बहुत ज्यादा है तो मैक्रोलेसिथल, कहां है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आइसोलेसिथल, सेंटर में है तो सेंट्रोलेसिथल, किसी एक पोर्शन में है तो क्या कहेंगे, टीलोलेसिथल। यही सब कंडीशन होता है ना। तो उसी के बाद जो है कैसा क्लीवेज हुआ है, तो होलोब्लास्टिक हुआ है। पूरा का पूरा उसको क्या किया जा रहा है, बांटा जाता है। ठीक है, तो अगर पूरा उसको बांट सकते हैं तो होलोब्लास्टिक हो जाता है। फिर अगर मान लो पूरा नहीं बांट पाते हो तो मेरोब्लास्टिक होता है। जैसे मान लो कि आइसोलेसिथल है तो पूरा बांट देंगे, एक नहीं है ना, यॉक नहीं है ना। ये बाल्फेयर्स के अनुसार ये बताया गया था कि क्लीवेज का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ यॉक के। जितना ज्यादा यॉक का मात्रा होगा क्लीवेज उतना ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो जिसके यॉक नहीं है, क्या लगता है, उसके तो क्लीवेज पूरा होगा। और जिसके यॉक बहुत ज्यादा है उसके क्लीवेज सिर्फ ऊपर वाले पोजीशन पे या नीचे वाले पोजीशन पे या पेरीफेरी वाले पोजीशन पे होगा, तो इसको मेरोब्लास्टिक कहेंगे। और जिसके पूरे में होगा उसको क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक कहेंगे। तो यही तो बता रहे हैं। तो इसके आधार पे देखा क्या ना कि लगभग के अंदर अगर उन चीजों को अगर हम ध्यान ना दें, वो तो डिजाइन था अपना, खैर उनके अलावा लगभग के अंदर पैटर्न जो था वो एक जैसा था। तो ये भी एक प्रकार का एविडेंस दे गया। दूसरा इसके माध्यम से कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो दूसरा कंक्लूजन निकल के आया कि यहां पे जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट थोड़ा खास तरह का होता है, लिंक वाला डेवलपमेंट होता है। उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि जो सबसे नजदीक वाला वेराइटी था उसके अंदर पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन जो था वो लगभग सिमिलर था, और जो थोड़ा दूर वाला था, मतलब जो जेनेटिकली ज्यादा वेरिएबल था, उसके अंदर इवोल्यूशन का पैटर्न भी थोड़ा वेरी कर रहा था। और जो थोड़ा और वेरिएबल था उसके अंदर भी इवोल्यूशन का पैटर्न क्या कर रहा था, ज्यादा वेरी कर रहा था। तो ये दूसरा कंक्लूजन निकल के आया। तीसरा कंक्लूजन, लगभग वर्टिब्रेट को जब स्टडी किया उन्होंने, अब वर्टिब्रेट में ह्यूमन अकेला मत पकड़ के बैठ जाना, ह्यूमन को अगर पकड़ोगे तो सब गड़बड़ होगा। अभी सिर्फ वर्टिब्रेट को रखते हैं। तो वर्टिब्रेट का जब उन्होंने स्टडी किया तो पता क्या चला कि लगभग वर्टिब्रेट के अंदर गिल क्लेफ्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लगभग वर्टिब्रेट में टेल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और टेल का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हम बोले हैं ह्यूमन नहीं पकड़ना है। अगर ह्यूमन पकड़े तो टेल वाला चीज हो जाएगा गड़बड़, है ना। इसको भी हम समझेंगे लास्ट में, बेयर्स लॉ, जिन्होंने इस लॉ को गलत साबित किया है तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी पहले जो बता रहा जा रहा है उसको सुन लेते हैं। तो वर्टिब्रेट हम बोल रहे हैं, हम ह्यूमन बोल ही नहीं रहे हैं। तो वर्टिब्रेट, लगभग वर्टिब्रेट में जब इवोल्यूशन उसका हो रहा था तो गिल क्लेफ्ट पाया जाता था, उसके अलावा टेल पाया जाता था। तो ये भी बता रहा है कि अच्छा ये एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में लगभग सेम जैसा है, और बाद में जब आगे चल के फर्दर इवॉल्व होता है, डेवलप करता है, तो जरूरत के हिसाब से सब कुछ गायब रहता है या फिर रह जाता है। तो ये चीज भी है सिमिलर तरह का, मतलब एम्ब्रियोलॉजी में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में गिल्स का बनना। अब बताओ रेप्टाइल्स में गिल्स क्यों बन रहा है, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी बना, बाद में गायब हो गया, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल के लेटर स्टेज में वो गायब हो गया। तो ये सब दर्शाता है कि इस चीज को, इस एविडेंस को। अगला, हार्ट का फॉर्मेशन। हार्ट के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, हार्ट का और ब्रेन का दोनों का है, लेकिन हम हार्ट की बात करते हैं पहले। हार्ट के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, किसके अंदर, मछलियों के अंदर, पाइसेस के अंदर। फिर 3 चैम्बर्ड होता है वो किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर। और रेप्टाइल्स के अंदर भी वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन दोनों 3 चैम्बर में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। जो एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर्ड होता है उसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं होता है, और जो रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्ड होता है उसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनकम्प्लीट फॉर्म में पाया जाता है। हालांकि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैवियलिस इसका एक्सेप्शन है, फिर भी हम रेप्टाइल की बात कर रहे हैं। और मैमल्स, बर्ड में फुल्ली 4 चैम्बर्ड डेवलप्ड होता है। तो यहां पैटर्न आया,
तो मैमल में कैसा होना चाहिए था, 4 चैम्बर्ड। लेकिन जब मैमल का इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा गया ना, तो पता क्या चला कि शुरुआती दौर में जो हर्ट बना ना, वो 2 चैम्बर्ड बना। भले 2 घंटा के लिए रहा, भले 10 घंटा के लिए रहा, लेकिन 2 चैम्बर्ड बना। और 2 चैम्बर्ड के बाद इंटर एट्रियल सेप्टम बन के 3 चैम्बर्ड बना, और फिर जो है वो कैसा बना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन के 4 चैम्बर्ड बना। ये क्या दर्शा रहा है, डायरेक्ट बन जाता 4 चैम्बर्ड, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार में चारों चीज डेवलप होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले 2 चैम्बर्ड बना, फिर 3, और 3 का भी पैटर्न देखो, पहले इंटर एट्रियल बना, फिर इंटरवेंट्रिकुलर बना। यानी कि ये दर्शाता है कि हम लोगों का इवोल्यूशन इसी पैटर्न में, इसी से हुआ होगा। ये कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से किडनी को पकड़ लेते हैं। किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि जो किडनी होता है वो मेटानेफ्रिक, जो किडनी होता है वो नेफ्रोटोम प्लेट से डेवलप होता है। प्रोनेफ्रिक किडनी होता है, मेजोनेफ्रिक किडनी होता है और मेटानेफ्रिक किडनी होता है। जो प्रोनेफ्रिक किडनी होता है वो साइक्लोस्टोम्स वगैरह में पाया जाता है। पाइसेस, एम्फीबिया वगैरह के अंदर अगर हम बात करें तो मेजोनेफ्रिक पाया जाता है, और बाकी रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, मेटानेफ्रिक किडनी होता है। तो ये जो 3 वेराइटी किडनी का डेवलप हुआ है वो सब एक ही से डेवलप हुआ है, नेफ्रोटोम प्लेट से। अब इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग है, लेकिन इवोल्यूशन तो एक ही से हुआ है ना। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है, कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाता है। उसी तरीके से ब्रेन की अगर हम बात कर लें तो हम लोगों के अंदर वेल डेवलप्ड ब्रेन है, लेकिन हमारे से पहले वाले में सेरेब्रम उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। उससे पहले वाले में और भी ज्यादा कम डेवलप्ड सेरेब्रम पाया जाता है। हम लोगों में रिफ्लेक्स एक्शन बहुत वेल डेवलप्ड होता है, हमारे से पहले वाले में रिफ्लेक्स एक्शन उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, ये कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं लार्वा का स्टडी करना। कुछ एक लार्वा को जब पढ़ा गया ना, अब ये एनिमल किंगडम का पार्ट है तो मजबूरी है पढ़ना, तो यहीं पड़ेगा, लेकिन एनिमल किंगडम में दोबारा इसका नाम आएगा, ठीक है। और टारगेट में हो तो मुझे लगता है कि उतना समझ में आएगा, उतना बहुत बड़ा डील नहीं है, ये नाम कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। तो एनेलिडा है, और एनेलिडा के बाद अगर हम बात करें मोलस्का, तो जो एनेलिडा और मोलस्का होता है, इन दोनों के लार्वा का नाम ट्रोकोफोर लार्वा होता है। हालांकि मोलस्का के और भी लार्वा के नाम है, वेलिगर नाम का लार्वा होता है, गोल्चीडियम नाम का लार्वा होता है, हम उन सब के लफड़ा में पढ़ेंगे ही नहीं। हम अभी सिर्फ बात करते हैं किसका, ट्रोकोफोर नाम का लार्वा। ये ट्रोकोफोर नाम का लार्वा एनेलिडा के भी लार्वा का नाम है, और ये ट्रोकोफोर नाम का लार्वा मोलस्का के भी लार्वा का नाम है। अच्छा, लार्वा का नाम यूं ही थोड़ी रख दिया होगा, मेरा नाम ह्यूमन है, इसका नाम ह्यूमन है। क्यों ह्यूमन दोनों का नाम पड़ा, क्योंकि हम दोनों एक जैसे वाले हैं। हम दोनों के अंदर जीन लेवल पे वेरिएशन है, लेकिन बाकी हम लोगों के डीएनए लेवल पे वेरिएशन नहीं है। हम लोगों के फंक्शनल मतलब फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लेवल पे वेरिएशन है, लेकिन हम लोगों के जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन के मैक्सिमम वेरिएशन नहीं है। यानी कि हम दोनों सेम स्पेसीज से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेम वेराइटी से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सेम चीज, ये ट्रोकोफोर दोनों क्या हो गया, सिमिलर है। और दोनों सिमिलर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रोकोफोर लार्वा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। यही बताता है, याद करो एक लास्ट वाले क्लास में बताए थे हम कि एनेलिडा से ही अर्थ्रोपोडा आया है और एनेलिडा से ही मोलस्का आया है। तो बताओ, साबित हो गया ना कि मोलस्का किससे आया है, एनेलिडा से आया है, बाय व्यूइंग द कौन सा लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है, और एक कहता है कि नहीं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। तो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वही अभी जो हम बता रहे थे, किसके बारे में, अमोसिट लार्वा के बारे में। जो अमोसिट लार्वा होता है, जो साइक्लोस्टोमेटा का छोटा सा एम्ब्रायोनिक फॉर्म होता है, ये एक्चुअली में सिफेलोकॉर्डेटा के एडल्ट को रिजेंबल करता है। अब सोचो कि सिफेलोकॉर्डेटा के एडल्ट को रिजेंबल करता है, सोचना पहले कौन आया है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में सबसे पहले कौन आया है, ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा के बाद आया है सिफेलोकॉर्डेटा, और फिर आया है साइक्लोस्टोमेटा। यानी कि साइक्लोस्टोमेटा बाद वाला है। इसका लार्वा, किसका, साइक्लो का लार्वा किसके जैसा रिजेंबल हो रहा है, सिफेलो के एडल्ट के जैसा रिजेंबल हो रहा है। यानी कि इसके एडल्ट में जो फीचर है वही फीचर इसके लार्वा में है। तो ये क्या बताता है कि पहले सिंपल रहा होगा और बाद में जाके कॉम्प्लेक्स बना होगा, तब ना इसका एडल्ट का फीचर इसके सिर्फ लार्वा में ही है, इसके एडल्ट में तो और डेवलप्ड फीचर होगा। यानी कि इसका फीचर, यानी कि सिफेलोकॉर्डेटा जो एंसेस्टर है उसका फीचर अगले के सिर्फ लार्वा में पाया जाता है। तो यह बताता है कि इवोल्यूशन जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की दिशा में हुआ है, प्रोग्रेसिव दिशा में हुआ है। लेकिन ट्यूनिकेट को अगर पढ़ोगे तो यह बताएगा कि ना रेट्रोग्रेसिव दिशा में हुआ है। कैसे, ट्यूनिकेट जो होता है जिसका बहुत सारा एग्जाम्पल है,
एस्केडिया नाम का एग्जाम्पल है, साल्पा नाम का एग्जाम्पल है, डॉलियोलम नाम का एग्जाम्पल है, पायरोसोमा नाम का एग्जाम्पल है। ये सब तुमको एनिमल किंगडम में भी याद हो जाएगा। तो ये सब एनिमल किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्यूनिकेट्स का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब ट्यूनिकेट्स होता है। ट्यूनिकेट्स जो होता है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका जो लार्वा होता है ना, उसके पास टेल होता है। इसके लार्वा के पास नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन इसके एडल्ट के पास ना तो टेल होता है और ना नोटोकॉर्ड होता है। अब सोचो, टेल का होना, नोटोकॉर्ड का होना कॉर्डेटा का फीचर है। टेल का ना होना, नोटोकॉर्ड का ना होना नॉन कॉर्डेट का फीचर है। अब बताइए, इसका लार्वा के पास कॉर्डेट का फीचर है और इसके एडल्ट के पास नॉन कॉर्डेट का फीचर है। तो ये किस प्रकार का इवोल्यूशन है? इसका लार्वा ही बन गया कॉम्प्लेक्स और इसका एडल्ट कैसा है? सिंपल है। यानी कि इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो रहा है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है? तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो रहा है। ये कहलाता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ये सब जो हम लिख लिख के बोलते हैं या कहीं पे लिखा रहता है कि नहीं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ होगा, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ होगा, नहीं कनेक्टिंग लिंक वाला इवोल्यूशन हुआ होगा, या फिर सबका ऑर्गन सिस्टम एक जैसा इवॉल्व हुआ होगा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इसी का तो एग्जाम्पल है। इसी की मदद से तो इन सब चीजों को समझाया गया। अब लास्ट है, वो एक लॉ ही साबित कर दिया। ये सब तो एग्जाम्पल तुमको बताए। अब इन्हीं सब एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद एक रिसर्चर थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया ना, एक लॉ ही दे दिया। और लॉ में उन्होंने क्या लिख दिया? लॉ में उन्होंने लिख दिया ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। रिकैपिटुलेट्स इसका मतलब होता है एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी। रिकैपिटुलेट्स बताता है और फाइलोजेनी एंसेस्ट्री। फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्री, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में, जो कि बॉटनी में आता है, उस चैप्टर में तरह तरह के क्लासिफिकेशन को समझाया गया होगा और उसमें तुमको बताया गया होगा कि कोई क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, कोई नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? क्लासिफिकेशन किस आधार पे? एंसेस्ट्री के आधार पे, कि पहले ये था, फिर 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 ये था। बेंथम, हुकर वगैरह जो क्लासिफिकेशन दिए थे वो इस आधार पे दिए थे। तो पहले ये इवॉल्व हुआ होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा। क्लासिफिकेशन में तो तुमको जो मर्जी है क्लासिफाई कर दो, बोल दो सीधा कि सिमिलर वाला ऐसा होगा, डिसिमिलर वाला ऐसा होगा। लेकिन अब क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया रहता है कि सिमिलरिटी के साथ साथ फाइलोजेनी को भी रखना है। तो इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिलहाल हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो फाइलोजेनी समझ में आया। और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी बताता है कि एंसेस्ट्री क्या हुआ होगा। तो ये सारा एग्जांपल एक्सप्लेन किया कि नहीं किया इस लाइन को? इसी थ्योरी को उन्होंने एक लाइन दे दिया, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ given by Ernst Haeckel, ठीक है। और इस लॉ के तहत ये वर्ड समझाया गया, ऑन्टोलॉजी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। तो ये लाइन समझा तो दिया गया। फिर चलो सही चल रहा था मामला अपना, लेकिन बेयर नाम के, अच्छा इसका कंक्लूजन क्या निकला? इतना एग्जाम्पल पढ़ लेने के बाद कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन यही निकला कि ये लॉ तभी लागू होगा जब तुमको क्या पता चलना चाहिए? तो पता ये चलना चाहिए कि जो अगला है, अच्छा अगला को डिसेंडेंट कहते हैं और पूर्वज को एंसेस्टर कहते हैं। तो जो डिसेंडेंट है ना, कोई भी, हम नहीं जानते कौन है, हम तो एग्जाम्पल तुमको बता दिया जो 5-6 एग्जाम्पल था, लेकिन कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, जो डिसेंडेंट होता है उसका लार्वा या उसका इम्ब्रियो में सिमिलर फीचर होना चाहिए उसके एंसेस्टर के, किसके? एडल्ट के। अगर ये लागू हुआ तभी ये रूल चलेगा, और अगर ये नहीं हुआ तो ये रूल नहीं लगेगा, है ना। तो इस रूल के तहत ये बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एम्ब्रियोनिक या फिर लार्वल कैरेक्टर ऑफ descendant
resembles the adult character of their एंसेस्टर। तो किसी को भी उसका एंसेस्टर नहीं बना देना है। अगर क्वेश्चन कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल बना के पूछेगा तो याद रहे कि किसी को भी एंसेस्टर नहीं बनाना है, जिसमें ये लाइन लागू होता हो उसी को एंसेस्टर बनाना है। जैसे एम्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछ रखा था, एक हाइपोथेटिकल डिजाइन किया था और क्वेश्चन क्या डाला था कि साउथ अमेरिका में एक प्लांट है, एक ट्री है XYZ नाम का, और नॉर्थ अमेरिका में भी एक ट्री है XYZ नाम का, मतलब अलग नाम का कोई ट्री है, B नाम का ट्री है और ये A नाम का ट्री है, ठीक है। और फिर उसने कंडीशन बनाया कि इस ट्री का जो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो इस ट्री का एम्ब्रियोनिक लाइफ था जब वो डेवलप कर रहा था, प्लांटलेट जिसको कहा जाएगा, जब वो डेवलप कर रहा था तो वो डेसिडुएट करता था, उसके अंदर लीफ को डेसिडुएट करने की कैपेबिलिटी होती थी समर सीजन में। और इसका जो एडल्ट वाला था ये भी क्या करता था कि डेसिडुएट करता था समर सीजन में। बाकी इसका जो एडल्ट था वो कभी भी डेसिडुएट नहीं करता था और इसका प्लांटलेट जो है वो विंटर सीजन में डेसिडुएट करता था। तो बताइए कौन किसका एंसेस्टर हुआ? तो जाहिर सी बात है इस वाले प्लांट का जो प्लांटलेट था वो डेसिडुएट करता था समर सीजन में, और इस वाले प्लांट का जो एडल्ट था वो भी डेसिडुएट करता था समर सीजन में। तो एडल्ट का फीचर प्लांटलेट के साथ मिल रहा है, एम्ब्रियो के साथ मिल रहा है, इसका मतलब एम्ब्रियो जो है वो डिसेंडेंट है और ये जो है वो एंसेस्टर है। सिमिलरिटी आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार का क्वेश्चन हालांकि बहुत कम चांस है कि नीट वगैरह में पूछेगा, लेकिन आ सकता है क्योंकि एम्स में तो आ चुका है ना, आज से 10-12 साल पहले आया हुआ है, तो आया हुआ है तो रिपीट किया जा सकता, मतलब सेम नहीं करेगा लेकिन पैटर्न ला सकता है, लेकिन उम्मीद कम ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो बस ये लाइन थोड़ा ध्यान दे देना कि अगर आ भी गया तो इस लाइन से तो बन ही जाएगा ना, इस लाइन में उतना कोई टफ टास्क तो है नहीं। बस ध्यान रखना है कि डिसेंडेंट का लार्वा, जो डिसेंडेंट का लार्वा होगा वो हमेशा अपने एंसेस्टर के एडल्ट के फीचर को क्या करेगा, शो करेगा। अगर ये लॉ लागू हुआ तो, हम बार बार ये लाइन बोल रहे हैं अगर, क्योंकि बेयर ने इस लॉ को गलत साबित कर दिया है। गलत मतलब कहा है कि हर जगह नहीं लगता है, ये कुछ ही जगह पे लगता है। मतलब अभी जो हम एग्जांपल बताए थे ना वो अपने फेवर में बता रहे थे क्योंकि ये लॉ साबित करना था मुझे, लेकिन अब जो एग्जांपल आएगा वो ये है कि ये तो लागू ही नहीं हो रहा है बहुत जगह पे। जैसे आप ह्यूमन को लाओ और देखो कि वर्टिब्रेट में टेल बनता है, हम लोगों में कहां बनता है? हम लोगों में अगर टेल बन गया तो एटेविज्म का एग्जांपल हो जाता है, यानी कि हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में कभी भी टेल डेवलप नहीं होता है, हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में गिल क्लेफ्ट कभी भी फंक्शनल नहीं होता है। रिमेनेंट दिखेगा, फंक्शनल कभी 1 घंटा के लिए, 1 मिनट के लिए भी फंक्शनल नहीं होगा। तो ये सब चीज एक्सप्लेन करता है कि ना ये लॉ ठीक है लेकिन हर जगह लागू होने वाला लॉ नहीं है, और इसको गलत साबित किए थे अर्नस्ट वॉन बेयर ने। वॉन बेयर के नाम से ज्यादा फेमस नाम है उनका। तो वॉन बेयर ने इस लॉ को क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। क्लियर ये लाइन? तो यही था ऑल अबाउट द किसके बारे में, द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। बाकी ब्रेक के बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।